अफेक्ट हुई है विद द डिजीज, ठीक है। तो मुख्तलिफ क्राइटेरियाज हैं जिसकी बेस पे हम लोग ट्रीटमेंट को डिसाइड करते हैं और मुख्तलिफ ड्रग्स यूज करते हैं। अब इसमें एज ए फार्मासिस्ट आप कौन कौन से गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स रखेंगे? ऑब्वियसली यू विल वांट कि आपके पेशेंट में जो अच्छा, इसकी एक और बात मैं बता दूं कि जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है एस्थमा की तरह, इसमें भी कुछ पीरियड होता है जिसमें पेशेंट नॉर्मल होता है, डिजीज फ्री होता है, ये सिम्टम्स लेस होता है। फिर कुछ पीरियड ऑफ टाइम आता है, मतलब सेवरल डेज या वीक्स, जिसमें पेशेंट को अटैक होता है किसी भी वजह से डिजीज का, और उसमें फिर सिम्टम्स आना शुरू होते हैं और उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसकी बेस में एक तो वो थेरेपी होती है जो उसको तब दी जाती है जब उसको अटैक होता है, जिसको आप फ्लेयर कहते हैं। फ्लेयर का मतलब ये होता है कि जी अटैक ऑफ दी, मतलब वो टाइम पीरियड जिसमें डिजीज अपने सिम्टम्स को शो कर रही है और पेशेंट सिक हो गया है, ठीक है। और फिर उसके बाद रिमिशन का पीरियड होता है। रिमिशन होता है कि पेशेंट जो है वो दोबारा से रिकवर करके अपनी नॉर्मल या हेल्दी स्टेट पे आ गया है। तो एस्थमा में भी फ्लेयर का टाइम होता है, फ्लेयर के अलावा रिमिशंस होते हैं, और इसी तरह से इरिटेबल बाउल डिजीज में भी फ्लेयर्स होते हैं। कुछ टाइम पीरियड होता है जिसमें पेशेंट है फ्लेयर्स, उसके बाद पेशेंट में रिमिशन होती है और वो दोबारा से डिजीज फ्री है, हेल्दी हो जाता है सिम्टम्स का सकते हैं। तो इसमें ये कि इंड्यूस रिमिशन, ठीक है, कि पेशेंट में अगर फ्लेयर हुआ है तो उसको दोबारा से नॉर्मल हेल्दी स्टेट में लाया जाए विद कंट्रोल ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेटरी फ्लेयर, जिसमें इन्फ्लेमेशन हुई है उसको रिवर्स किया जा सके। मेंटेन रिमिशन एज लॉन्ग एज पॉसिबल, कि जिस हद तक हो सके उस पेशेंट को प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम दी फ्लेयर्स, और उसको जो है लॉन्गर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसकी रिमिशन को मेंटेन किया जा सके। नॉर्मलाइज बाइल फंक्शन व्हेन पॉसिबल, इफ पेशेंट हैज कॉन्स्टिपेशन तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ किया जाए, इफ पेशेंट हैज डायरिया तो पेशेंट को डायरिया से रिलीफ किया जाए। नॉर्मल न्यूट्रिशन, मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस। मैंने आपको बताया था कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में पेशेंट में मेल नरिशमेंट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो डाइट तो नॉर्मल ले रहा है लेकिन वो डाइट जो है वो जीआईटी से एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रही है, वो उल्टा उसको जो है नुकसान पहुंचा रही है। तो पेशेंट के जो जीआई ट्रैक्ट में जो न्यूट्रिएंट्स हैं they can't be absorbed into the bloodstream, and eventually patient's whole body is deprived of the required essential nutrients. तो हमें साथ साथ पेशेंट को न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी देनी पड़ती है। इसके अलावा इम्प्रूव पेशेंट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, कि पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ की डेफिनेशन आपको पता है कि पेशेंट में डिजीज फ्री या पेशेंट सिक ना हो, 100% पेशेंट हेल्दी हो, ठीक है, ताकि वो अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। तो इम्प्रूव पेशेंट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एलिविएट डिस्कम्फर्ट, ठीक है। तो दीज आर सम मेन गोल्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द ड्रग्स यूज। तो इनमें मेन जो ड्रग्स यूज की जाती हैं अमाइनो सैलिसिलेट। इसमें कुछ ड्रग्स हैं जो कि थोड़ी नॉन कन्वेंशनल हैं या थोड़ी अनकॉमन है, जो आप मतलब बहुत ज़्यादा आपने स्टडी नहीं की, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इसकी फार्माकोलॉजी को लाजमी स्टडी करें। और आप जो है वो फार्माकोलॉजी को किसी भी डिजीज को स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट एक दफ़ा उसकी क्लासिफिकेशन और मोड ऑफ एक्शन या फार्माकोलॉजी को रिवाइज कर लिया करें। So you would be able to you would be able to relate much better डिजीज और उसकी जो मेडिकेशन है, ठीक है। तो इसमें अमाइनो सैलिसिलेट्स हैं जिसमें सल्फासैलाजीन जो है वो विच इज द फर्स्ट चॉइस। इसके अलावा हाई कंसंट्रेशन दे इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन। अच्छा, इसकी जो एफिकेसी है या इफेक्ट है या एक्शन है, दैट इज डोज रिलेटेड। तो हायर डोजेस में आपको पता है कि डोज हाई होगी तो ड्रग एब्जॉर्ब होके जब ब्लड स्ट्रीम में जाएगी तो उसकी कंसंट्रेशन हाई होगी। कंसंट्रेशन हाई होगी तो या तो ड्रग जो है वो अपने टॉक्सिक लेवल पे चली जाएगी या फिर अपने इफेक्टिव लेवल पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जी हाई कंसंट्रेशन में ही ये प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करती है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो इन्फ्लेमेटरी को प्रोवोक करते हैं। फिर स्टेरॉइड्स हैं जिसमें सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं,
जिसमें टॉपिकल और नॉन सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स हैं। सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स जो है वो पेरेंटली दिए जाते हैं। इसके अलावा टॉपिकल स्टेरॉइड्स हैं जो कि आप टॉपिकल ऑइंटमेंट्स या क्रीम्स या सपोजिटरीज की फॉर्म में जो है एनीमास की फॉर्म में दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें ब्यूडिनोसाइड जो है वो शोन टू बी इफेक्टिव इन इरिटेबल बाउल डिजीज। फिर एजाथायोप्रिन है जो कि डिस्टर्ब करती है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को and effective at inducing and maintaining remission in the irritable bowel disease. अच्छा, इसका एक प्रॉब्लम ये है कि इसका जो रिस्पॉन्स है या ऑनसेट ऑफ एक्शन है दैट इज स्लो एंड इट मे टेक फ्यू मंथ्स टू बी फुली इफेक्टिव, ठीक है। तो इसका आपको जो ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी है उसको थोड़ा प्रोलॉन्ग करना पड़ता है। फिर साइक्लोस्पोरिन है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स एजेंट्स है which is used for severe irritable bowel disease and they inhibit T lymphocyte एक्टिवेशन, ठीक है। फिर कुछ बायोलॉजिक प्रोडक्ट्स हैं, इन्फ्लेक्समैब, एडालीम्यूमैब और सर्टोलिजुमैब, ये भी यूज की जाती है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स, अगर आप सस्पेक्ट करते हैं अपने पेशेंट में कि इरिटेबल बाउल डिजीज ये सिंड्रोम को एग्रावेट कर रहा है, कोई माइक्रोब या आपको सस्पेक्ट करते हैं कि पेशेंट में माइक्रोबियल ग्रोथ उसके नॉर्मल फ्लोरा में हो गई है और उसकी वजह से उसको एंटीबायोटिक देना जरूरी है, तो वी कैन गो फॉर मेट्रोनिडाजोल व्हिच इज फ्लैजाइल एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। तो ये कुछ ड्रग्स हैं। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो हैं वो बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि आपके गट में नॉर्मल फ्लोरा को मेंटेन करती हैं। आपके गट में जो नॉर्मल या हेल्दी बैक्टीरियाज हैं उनकी जो नॉर्मल लेवल होना चाहिए प्रेजेंस का उसको मेंटेन करती है। क्योंकि जब भी एंटीबायोटिक देते हैं तो आपकी जो गट फ्लोरा है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि एंटीबायोटिक्स के बाद जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो वो इसी वजह से होते हैं कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो हार्मफुल बैक्टीरिया के साथ साथ जो आपके फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं उनको भी किल कर देते हैं। तो उसके लिए प्रोबायोटिक्स थेरेपी इज सूटेबल। फिर एंटी स्पाज्मोटिक्स एंड एंटी डायरियल्स, ये दिए जाते हैं आइदर फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। एंटी डिप्रेसेंट्स, कुछ स्टडीज कहती हैं कि जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या डिजीज है इसका कुछ हद तक लिंक है विद द इमोशनल स्टेटस ऑफ द माइंड साइकोलॉजिकली भी। तो एंजाइटी या डिप्रेशन में ये ज़्यादा एग्रावेट हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट जिनमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको साथ साथ आपको एंटी डिप्रेसेंट्स या एंजियोलिटिक्स भी देने पड़ते हैं। फिर पेन को रिलीफ करने के लिए सम एनाल्जेसिक्स। So now coming to the drug therapy for ulcerative colitis in irritable bowel disease. Ulcerative colitis जो है वो different sections of the GI जो आपके GI tract हैं उनमें inflammation को ulcerative colon की जो inflammation उसको ulcerative colitis कहते हैं। So treatment is based on the anatomic extent of the disease के कितना ज्यादा पार्ट जो है या सेक्शन जो है वो इंटेस्टाइन का जो है वो अफेक्ट हुआ है विद द डिजीज, ठीक है। तो उसकी बेस पे हमने आपको पीछे भी बताया था कि हमने डिवाइड किया हुआ था मुख्तलिफ क्लासिफिकेशंस में। एक्सटेंट की बेस में आइदर दिस इज द डिस्टल डिजीज, डिस्टल विच इज नॉट वेरी एक्सटेंसिव, विच इज आपको पता है कि जो जीआई ट्रैक्ट है या इंटेस्टाइन है दे आर लॉन्ग ट्यूब जो कि क्वाइल होके हमारे एब्डोमिनल कैविटी में है। तो समटाइम्स आपको मेडिकेशन जो है वो रेक्टल रूट के थ्रू देनी पड़ती हैं लाइक एनिमास एंड टॉपिकल प्रिपरेशंस। तो वो जो है वो जो टॉपिकल प्रिपरेशंस हैं वो सर्टेन लिमिट तक ही पेनिट्रेट कर पाती हैं दूसरी जीआई ट्रैक्ट।
तो उसके लिए हमें ये फाइंड करना जरूरी है कि पेशेंट का जो डिजीज है अल्सरेटिव कोलाइटिस, आइदर इट इज डिस्टल और इट इज एक्सटेंसिव। डिस्टल का मतलब ये है कि नॉट वेरी फार, या फिर शॉर्ट part of the rectum is affected, और एक्सटेंसिव क्या होता है कि बहुत ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेटेड लेवल तक जो है वो पेशेंट में डिजीज हुई है। तो सिवियरिटी इज जनरली डिफाइंड एज माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर और फुलमिनेंट। ठीक है। नाउ कमिंग टू द माइल्ड टू मॉडरेट डिस्टल डिजीज, अगर आपके पेशेंट में माइल्ड टू मॉडरेट डिस्टल डिजीज है तो यू कैन गिव ओरल और टॉपिकल अमाइनोसैलिसिलेट्स। ठीक है। तो ओरली अमाइनोसैलिसिलेट में आपको सल्फासैलाज़ाइन का बताया था। तो इसके अलावा टॉपिकल अमाइनोसैलिसिलेट्स जो रेक्टल रूट के थ्रू कुछ क्रीम्स होती हैं, ऑइंटमेंट्स होती हैं जो कि अप्लाई की जा सकती हैं, वो दे सकते हैं, या फिर टॉपिकल स्टेरॉइड्स हैं। इसके अलावा टॉपिकल मेसालेमाइन इज सुपीरियर। ठीक है। ये अमाइनोसैलिसिलेट्स के बारे में है कि आप या तो ओरली दे सकते हैं या टॉपिकली दे सकते हैं। इसके अलावा टॉपिकल स्टेरॉइड्स हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि टॉपिकल मेसामेलाइन प्लस ओरल अमाइनोसैलिसिलेट इज सुपीरियर टू आइदर अलोन। तो इसमें जो है वो आइदर वो कहते हैं कि जी आप कॉम्बिनेशन दें टॉपिकल मेसामेलाइन का प्लस ओरली दें अमाइनोसैलिसिलेट, तो जो है इट इज मोर इफेक्टिव। ठीक है। इसके अलावा ओरल aminosalicylate drugs tends to work in 2 to 4 weeks and are effective in high percentage of patients। ठीक है। इसका मैंने पीछे भी आपको बताया था कि इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो है और लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी इज रिक्वायर्ड। अच्छा, अब आपने इसमें देखा होगा कि इसमें बहुत सारी एक डिजीज के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस यहाँ पे मेंशन है। तो आपने ये सारे, जरूरी नहीं है ये सारे ट्रीटमेंट जो है वो पेशेंट को रिकमेंड करने हैं। इसमें से यू हैव टू डिसाइड योर ओन थेरेपी, कि जैसे वो कह रहे हैं कि जी ओरली भी दे सकते हैं, टॉपिकली भी दे सकते हैं। तो इट इज योर डिसीजन दैट आइदर you would suggest route of administration that is topical or oral। ठीक है। कितने ड्यूरेशन के लिए थेरेपी आप देना चाहते हैं। आप अमाइनोसैलिसिलेट्स में जो मल्टीपल ड्रग्स हैं उनमें से कौन सी ड्रग आप जो है वो पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। जब भी आपने थेरेपी रेजिमेंट ट्रीटमेंट रेजिमेंट रिकमेंड करना है तो आपने फार्मास्यूटिकल क्लास में लिखनी, यू हैव टू राइट दी मेन ड्रग। ठीक है, कि आप उसमें कौन सी ड्रग जो देना चाह रहे हैं और क्यों देना चाह रहे हैं। तो जो माइल्ड टू मॉडरेट डिस्टल डिजीज उसमें वो कह रहे हैं कि जी टॉपिकल स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, टॉपिकल ओरल अमाइनोसैलिसिलेट्स और टॉपिकल मेसामेलाइन। ठीक है। ये तीन ड्रग्स जो है होता है कि ज्यादा इज अफेक्टेड बाय द अल्सरेटिव कोलाइटिस। दैट मींस कि ये इस डिस्टल से ज्यादा सेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन इज अफेक्टेड। ठीक है। तो उसके लिए आप ओरल अमाइनोसैलिसिलेट्स देंगे, सल्फासैलाज़ाइन, फिर ओरल स्टेरॉइड्स। इसके अलावा हाई डोजेस फॉर लॉन्गर पीरियड्स इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड एसोसिएटेड रिस्क। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स थेरेपीज हैं वो कहते हैं कि जी एक तो उनकी डोज को बहुत ज्यादा हाई ना रखें, दूसरा उनका जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव ना रखें, क्योंकि पेशेंट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलेटेड साइड इफेक्ट्स डेवलप होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। So patients receiving corticosteroids for more than 3 months should be evaluated with DEXA bone testing। ठीक है। तो इसकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी में एक इसका एडवर्स इफेक्ट ये भी है कि ये बोन की डेंसिटी को डिक्रीज करता है। तो वो कहते हैं अगर आपने पेशेंट को मोर देन 3 मंथ्स के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने भी हैं तो आप जो है वो उसमें उसकी एवेल्युएशन करें, पेशेंट की टाइमली उसकी बोन की टेस्टिंग करें थ्रू दिस टेस्ट। दिस इज द ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री। ठीक है, डेक्सा बोन टेस्टिंग, ताकि आप उसकी बोन टेस्टिंग को चेक करते रहें कि कहीं वो तो इफेक्ट नहीं हुई कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी से, क्योंकि पेशेंट में चांसेस होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंड्यूस ऑस्टियोपोरोसिस प्रोसेस के।
इसके अलावा कहते हैं कि जी अगर आपने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए देनी है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स तो आप क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स माइट इंड्यूस ऑस्टियोपोरोसिस, तो एडिशनली आप पेशेंट में बिस्फोनोफेट्स, कैल्शियम सप्लीमेंटेशंस 1 to 1.5 ग्राम पर डे एंड विटामिन डी सप्लीमेंटेशन एट 800 mg पर डे, तो ये एडिशनली पेशेंट को देते रहें ताकि पेशेंट जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप ना करे। फिर थर्ड severity है which is the moderate to severe disease. This requires hospitalization. ठीक है, infection with enteric pathogens should be ruled out. जो बहुत ज्यादा सिवियर किस्म के इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या डिजीज होती है तो उसमें माइक्रोबियल या पैथोजेनिक जो ग्रोथ है उसके भी चांसेस ज्यादा होते हैं, तो आप अपने पेशेंट में ये रूल आउट कर लें कि कहीं उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से उसमें ये डिजीज हो रही है। फिर इसमें जो है वो सीवियर स्टेज में इंडिकेशन फॉर सर्जिकल रिजेक्शंस और अल्टरनेट इंटरवेनस थेरेपीज और टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन इज यूज्ड व्हेन ओरल फीड्स आर नॉट टॉलरेटेड। ठीक है, जब पेशेंट को बहुत सीवियर किस्म का इरिटेबल बाउल डिजीज होता है तो ओरली पेशेंट जो है वो कोई भी मेडिकेशन या न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने से कासिर होता है, तो इसीलिए दे प्रेफर कि आप पेशेंट को इंट्रावीनस रूट की तरफ ले जाएं। और टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के बारे में आप शायद नेक्स्ट सेमेस्टर में या नेक्स्ट प्रॉफ में पढ़ेंगे कि ये इंट्रावीनसली जो पेशेंट की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने के लिए एक सॉल्यूशन होता है जो कि प्रिपेयर किया जाता है जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स होते हैं, वो पेशेंट को लगाए जाते हैं, इंट्रावीनसली पेरेंटली दिया जाता है ताकि पेशेंट की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाए। तो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पेशेंट्स को देते हैं जो ओरली जो टॉलरेट नहीं कर पाते किसी भी किस्म की डाइट को या मेडिकेशन को। ठीक है, इसके अलावा इन पेशेंट्स में आपको सर्जरी करनी पड़ती है। फिर डोजेस जो हैं वो, अच्छा इसमें एक बात नोट कर लें कि इसमें एक तो है इनिशियल थेरेपी और एक है मेंटेनेंस थेरेपी। तो ये आप लोगों ने फार्मा क्या कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में आप लोग पढ़ रहे होंगे कि इनिशियल थेरेपी क्या होती है और मेंटेनेंस डोज क्या होती है। इनिशियल डोज वो होती है कि जो पेशेंट के ब्लड में एक सर्टेन कंसंट्रेशन अचीव कर ले ड्रग की ताकि वो ड्रग अपना थेरेपेटिक इफेक्ट शो कर सके। ठीक है, जब वो अपना थेरेपेटिक इफेक्ट अचीव कर लेती है जिसको आई थिंक मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन कहते हैं, उसके बाद उस कंसंट्रेशन के लेवल को सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक मेंटेन करने के लिए आप पेशेंट को मेंटेनेंस डोज देते हैं। तो इनिशियल डोज हमेशा हायर होती है और मेंटेनेंस डोज जो है स्लाइटली लोअर होती है क्योंकि दैट इज टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम। तो ये जो डोजेज है, अच्छा अगर आपने पेशेंट के लिए इनिशियल डोज में जो ड्रग है वो ही ड्रग जो है आपने मेंटेनेंस डोज में सिलेक्ट करनी। फॉर एग्जांपल अगर आप पेशेंट को इनिशियल डोज में सल्फासेलाजीन दे रहे हैं 4 to 6 ग्राम पर डे इन 4 डिवाइडेड डोजेस, तो मेंटेनेंस में आपने ये नहीं करना कि आप उसको स्विच कर दें इनटू दी अदर ड्रग, या जैसे मेसामेलामाइन है आप उसको सल्फासेलाजीन ही देंगे बट इन दी मेंटेनेंस डोज। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने माइंड में रखेगा कि दे आर मल्टीपल ड्रग्स लेकिन आपने इनिशियल और मेंटेनेंस डोज में ड्रग को सेम रखना है। ठीक है, तो सल्फासेलाज़ाइन अगर आप इनिशियल डोज में दे रहे हैं 4 to 6 ग्राम पर डे इन 4 डिवाइडेड डोजेस, यानी कि एक दिन में मैक्सिमम डोज 4 to 6 ग्राम होनी चाहिए और इसको आप डिवाइड कर सकते हैं 4 डिवाइडेड डोजेस में। तो मेंटेनेंस डोजेस में सल्फासेलाज़ाइन जो है वो 2 ग्राम पर डे होगी। ठीक है, अगर आप पेशेंट को मेसालेमाइन दे रहे हैं 2 to 4.8 ग्राम पर डे इन 3 डिवाइडेड डोजेस, तो आप उसको मेसालेमाइन देंगे 3.2 ग्राम पर डे। ठीक है, इसके अलावा मेसालेमाइन की सपोजिटरीज हैं 500 mg ट्वाइस अ डे और मेसालेमाइन की सपोजिटरी मेंटेनेंस में भी 500 mg है एवरी डे और ट्वाइस अ डे। ठीक है, फिर मेसालेमाइन के एनिमाज हैं। अब ये डिफरेंट रूट ऑफ ड्रग्स हैं,
either you are giving your patient enemas, you are giving your patient suppositories, you are giving your patient orally, ठीक है, जिस भी फॉर्म में आप दे रहे हैं, लेकिन आपने रूट को और ड्रग को जो है वो इनिशियल डोज में और मेंटेनेंस डोज में सेम रखना है, ठीक है। फिर ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं जिसमें ब्यूडिसोनाइड है, या फिर टॉपिकली थेरेपी जनरली इंड्यूसेस रिमिशन मोर क्विकली, ठीक है। इसमें आइदर यू कैन गिव corticosteroids through the topical route, or you can give enemas of hydrocortisone 100 mg per day. फिर मेंटेनेंस डोज में कहता है कि corticosteroids are not effective and should not be used, मतलब लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी के लिए corticosteroids are not recommended. फिर माइल्ड टू मॉडरेट में इनिशियल डोज में अगर आप सल्फासेलाजाइन दे रहे हैं 4 to 6 ग्राम पर डे इन 4 डिवाइडेड डोजेस, तो मेंटेनेंस डोज पे आप देंगे 2 to 4 ग्राम पर डे, ठीक है। फिर ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं जिसमें प्रेडनिसोलोन है 40 to 60 mg per day, followed by a dose target of 5 to 10 mg weekly until a daily dose of 20 mg is reached, ठीक है। तो this is related to the concentrations in the blood stream. फिर मॉडरेट टू सीवियर डिजीज में आईवी स्टेरॉइड थेरेपी, मैंने आपको बताया था कि जी मॉडरेट टू सीवियर में आप ओरल रूट में से स्विच कर जाते हैं टू दी पेरेंटल रूट, तो उसमें आईवी स्टेरॉइड्स देंगे प्रेडनिसोलोन 40 to 60 mg, या हाइड्रोकॉर्टिस्टोन दे दें 300 mg, या मिथाइल प्रेडनिसोलोन दे दें 32 to 48 mg पर डे। इसके अलावा empiric broad spectrum antibiotics are of little use. Empiric therapy का मतलब ये होता है कि जी आपको जो पॉजिटिव माइक्रोब है वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो लेकिन आप अपने अंदाजे के मुताबिक या पेशेंट की क्लिनिकल असेसमेंट के मुताबिक उसमें जो एंटीबायोटिक को सिलेक्ट करते हैं और पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। तो एंटीबायोटिक थेरेपी के लिए दो रूल्स होते हैं कि आइदर आप उसका कल्चर टेस्ट करें और उसमें उसका बैक्टीरिया आइडेंटिफाई कर लें और उसके मुताबिक उसको एंटीबायोटिक दें, या फिर अगर आपके पास ये करने का टाइम नहीं है, पेशेंट बहुत क्रिटिकली इल है, तो पेशेंट को आप अपने अंदाजे के मुताबिक अपनी क्लिनिकल असेसमेंट के मुताबिक जो है वो एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट करवा देते हैं। तो उसमें यूजुअली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज किए जाते हैं ताकि वो काफी सारे बैक्टीरियाज और बैक्टीरियाज को कवर कर लेते हैं। तो इसके अलावा नार्कोटिक्स, एंटीवायरल्स एंड एंटीकोलिनर्जिक्स शुड बी अवॉइडेड, और क्योंकि इसमें जो है वो आप नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक्स ना दें पेन रिलीफ के लिए, एंटीडायरल एंटीकोलिनर्जिक इसलिए क्योंकि पेशेंट ओरली कोई इनटेक नहीं कर रहा, पेशेंट को आप हर चीज पेरेंटली तौर पे दे रहे हैं। फिर इंट्रावीनस साइक्लोस्पोरिन 2 to 4 mg per kg per day, ठीक है, उसके बॉडी वेट के हिसाब से आपने उसकी डोज को कैलकुलेट करके उसको पर डे के हिसाब से इंट्रावीनस साइक्लोस्पोरिन देना है, which is immunosuppressant. फिर 5 अमाइनो सैलिसिलेट शुड बी स्टॉप्ड इन द एक्यूट सेटिंग, ठीक है। फिर मेंटेनेंस थेरेपी में azathioprine or 6 mercaptopurine can be beneficial when added for the maintenance. मेंटेनेंस थेरेपी में इस केस में प्रीवियस थेरेपी के साथ आप एजाथायोप्रिन और 6 mercaptopurine को भी ऐड कर सकते हैं, मतलब वो आप इनिशियल डोज में नहीं दे रहे लेकिन मेंटेनेंस थेरेपी में उसको आप दे सकते हैं। मेंटेनेंस थेरेपी का ये भी मतलब है कि पेशेंट में रिमिशन अचीव हो गई है और उस रिमिशन को आपने मेंटेन रखना है। अब रिमिशन जो है वो मैं आपको पीछे कई दफा बता चुका हूँ कि व्हाट इज रिमिशन, ठीक है, कि पेशेंट जो है वो दोबारा से अपनी हेल्दी स्टेट पे वापस आ जाए, और उस हेल्दी स्टेट को मेंटेन रखने के लिए आप जो थेरेपी देंगे दैट इज मेंटेनेंस थेरेपी, ठीक है। अच्छा, ये जो है वो न्यूमोनोसिस्टाइटिस न्यूमोनिया, क्योंकि इन पेशेंट्स को आप साइक्लोस्पोरिन दे रहे होते हैं। साइक्लोस्पोरिन इज अ ड्रग जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट सप्रेशन कॉज करती है पेशेंट्स में, ताकि पेशेंट जो है वह नॉर्मल इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स डेवलप ना करे, ठीक है। लेकिन ये जो इम्यूनोसप्रेशन है ये नॉर्मल या रिक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी सप्रेस कर देती है, तो वो पेशेंट जो है बिकम्स मोर प्रोन टू डेवलपमेंट ऑफ मोर इन्फेक्शंस, कि आपने उनका डिफेंस मैकेनिज्म सप्रेस कर दिया, जिसकी वजह से पेशेंट
जो है वो मजीद किसी इन्फेक्शन का शिकार होने का उसको खतरा होता है। तो उसकी एक एग्जांपल है न्यूमोनिस्टाइटिस न्यूमोनिया। दिस इज ए काइंड ऑफ न्यूमोनिया जो कि एक बहुत ही रेजिस्टेंट किस्म के बैक्टीरिया से होता है और बहुत ही क्रिटिकल न्यूमोनिया होता है। तो ये स्पेशली उन पेशेंट्स में होता है जो कि जिनको इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी दी जा रही होती है, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन। तो इन पेशेंट्स में न्यूमोनिस्टाइटिस न्यूमोनिया का खतरा भी होता है। ठीक है। फिर fulminant disease treated and noses as noted for the severe disease and should not take anything by mouth। ठीक है, आपको बताया था कि जो जो सिवियर लेवल है उसमें आप पेशेंट को ओरली नहीं देंगे बल्कि पेरेंटली मेडिकेशन देंगे। और इसके अलावा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर ऑफन यूज्ड एम्पेरिकली और इमीडिएट कोलेक्टो तो कोलेक्टोमी इज ए सर्जिकल प्रोसीजर। तो जब पेशेंट जो है बहुत क्रिटिकल स्टेज पे आ जाता है तो आप उसको इवेंचुअली डॉक्टर को उसको सर्जिकली ट्रीट करना पड़ता है। फिर क्रॉन डिजीज में क्या ट्रीटमेंट है? क्रॉन डिजीज में भी ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन द लोकेशन, ऑन द डिजीज सिवियरिटी एंड द कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है। तो माइल्ड टू मॉडरेट क्रॉन डिजीज में आप दे सकते हैं 5 एंटीसैलिसिलेट्स ओरली, जिसमें मेसालेमाइन है 3.2 to 4 ग्राम पर डे और सल्फासेलाजाइन 3 to 6 ग्राम पर डे। बट वो कहता है कि जी सल्फासेलाजाइन इज मोर इफेक्टिव। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। फिर ओरल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, जिसमें मेटनून 50 to 500 1500 mg पर डे और सिप्रोफ्लॉक्सासिन 1000 mg पर डे। अच्छा, अब ये 1000 mg पर डे का ये मतलब नहीं है कि आपने उसको एक ही डोज 1000 mg की दे देनी है। आप उसको डिवाइड करके भी डोज दे सकते हैं कि 500 mg सुबह, 500 mg शाम को। ठीक है, ये पूरे दिन की डोज है कि पूरे दिन में मैक्सिमम डोज इतनी होनी चाहिए। फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं बिड्यूनोसाइड ओरली 9 mg पर डे फॉर 8 to 16 months और टेपर्ड 3 mg पर वीक ओवर 2 to 4 weeks। ठीक है, तो आपको पता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को स्लोली इसकी डोज को टेपर करके इंक्रीज करते हैं और स्लोली पेशेंट को की जो डोज है उसको कम करते हैं ताकि आप पेशेंट में जो है वो एब्रप्ट विड्रॉल सिम्टम्स ना डेवलप हों। तो फिर इसके अलावा मॉडरेट टू सिवियर क्रोन डिजीज है जिसमें सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स हैं आईवी प्रेडनिसोलोन 40 to 60 mg पर डे। एंटी मेटाबोलाइट्स ड्रग्स हैं एजाथायोप्रिन जो कि कैंसर थेरेपी में भी यूज होती है। एजाथायोप्रिन 2 to 3 mg पर kg पर डे। अच्छा, जितनी भी एंटी कैंसर ड्रग्स हैं दे आर ऑलवेज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द बॉडी मास, बॉडी सरफेस एरिया या फिर बॉडी वेट। ठीक है, तो पेशेंट के बॉडी वेट के हिसाब से आपने ड्रग की कैलकुलेशन करनी डोज की और उसको देना है। 6 mercaptopurine 1 to 1.5 mg per kg per day या methotrexate 25 mg per week intramuscularly। ठीक है, एंड टेपर टू 15 mg per week IM आफ्टर 16 weeks। ठीक है, तो इसमें भी डोज की टेपरिंग करनी है। फिर एंटी टिश्यू नेक्रोटाइजिंग थेरेपी। ठीक है, उसके लिए पेशेंट डू नॉट टॉलरेट सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स एंड इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी। उनमें आप इन्फ्लेक्सीमैब देंगे 500 mg पर kg एट 0, 2 and 6 वीक्स। ठीक है, मतलब ये 0, 2 और 6 वीक का मतलब ये है कि डेज कितने डेज के बाद आपने ये ड्रग देनी है। फॉर इंस्टेंस आपने पेशेंट को इन्फ्लेक्सीमैब दी डे 1 पे, फिर उसके 2 दिन के बाद आपने उसको दोबारा से देनी है इन्फ्लेक्सीमैब और फिर उसको 6 हफ्ते के बाद 6ठे हफ्ते जो है वो ड्रग देनी है। ठीक है, तो उसको 3 डोजेस देनी है डे 1 पे, फिर डे 1 के बाद 2 दिन के बाद, फिर उसके 6 वीक्स के बाद। ठीक है, फिर concomitant doses of azathioprine 6 mercaptopurine और methotrexate। और इसकी एडालिमाब की जो डोज है 160 mg डे 1 पे, फिर 18 mg डे 15 पे और 14 mg एवरी अदर वीक। ठीक है, फिर सिवियर काइंड की इरिटेबल बाउल डिजीज में आईवी फ्लूइड्स हैं और बाउल रेस्ट है। बाउल रेस्ट का मतलब ये है कि पेशेंट को ओरली
कोई चीज़ ना दें ताकि उसका जो जीआई ट्रैक्ट है वो उस पर बर्डन ना पड़े और उसको अपने आप को रिकवर करने के लिए उसको रेस्ट मिले, ठीक है। तो आप पेशेंट को हर चीज़ जो है वो पेरेंटली दें। आईवी एंटीबायोटिक्स एंड मेट्रोनिडाजोल या अमाइनोग्लाइकोसाइड्स या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और आईवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। और सर्जिकल इंटरवेंशन। इसके अलावा मेंटेनेंस में आइदर यू कैन गिव मेसालेमाइन 2.4 to 4.8 ग्राम पर डे या सल्फासेलाजाइन 2 to 4 ग्राम पर डे, ठीक है। इसके अलावा स्टेरॉइड्स हैं जो कि विडिनोसाइड है, सोनाइड है, डोज ऑफ 6 to 9 mg पर डे। उसके साथ साथ आप दे सकते हैं एंटी मेटाबोलाइट सच एज एजाथायोप्रिन, 6-mercaptopurine, methotrexate एंड टिश्यू नेक्रोटाइजिंग फैक्टर थेरेपी, जो आपको प्रीवियसली मैंने मेंशन किए प्रीवियसली टेबल पे। और systemic corticosteroids are normally avoided in long term therapy secondary to systemic toxicity, ठीक है। तो ये पीछे भी मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म जो थेरेपी है कॉर्टिकोस्टेरॉइड से इसको अवॉइड किया जाए। फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इसका भी ट्रीटमेंट जो है इट इज बेस्ड ऑन द सिवियरिटी, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, ठीक है। माइल्ड आईबीएस में वो कहते हैं कि जी आप पेशेंट को रिकमेंड करें डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, मतलब उसमें आप कोई मेडिकेशन की तरफ ना लेके जाए पेशेंट को, लेकिन उसको आप कहें कि वो एलिमेंट्स जो कि सिम्टम्स को ट्रिगर करते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की, उसको आप आइडेंटिफाई करें विद योर पेशेंट और उसको पेशेंट को जो है वो कन्विंस करें कि वो इन चीज़ों को अवॉइड करे। जैसे स्पाइसी फूड है, फैटी फूड है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में पेशेंट एक्सरसाइज को इंक्लूड करे, डेली वॉक को इंक्लूड करे, स्ट्रेस को कम करे, जो है वो हॉबीज में अपने आप को जो है मशगूल करे ताकि जो है वो पेशेंट में सिम्टम्स जो है वो डेवलप ना हो। अगर पेशेंट में मॉडरेट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है तो उसमें एंटीकोलिनर्जिक्स दिए जाते हैं यूज्ड एज एन एंटीस्पाज्मोटिक्स, जो आपको मैंने बताया था कि जी जीआई ट्रैक्ट की स्पैज्म हो जाती है जिसकी वजह से एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो बाउल मूवमेंट है वो डिस्टर्ब होती है। तो उसमें जो मेनली बहुत कॉमन एंटीकोलिनर्जिक है दैट इज हायोसायामीन, वो आप दे सकते हैं पेशेंट को 0.15 to 0.3 मिलीग्राम बाय माउथ 4 times a day, ठीक है। इसके अलावा क्लिडीनियम प्लस क्लोडाइजिपॉक्साइड, ये पाकिस्तान में भी प्रोडक्ट अवेलेबल लिब्रेक्स टेबलेट्स के नाम से ग्रीन कलर की टेबलेट्स होती हैं, जो कि जो एंजाइटी इंड्यूस्ड डायरिया या जीआई सिम्टम्स होते हैं उनको नॉर्मलाइज करने के लिए दी जाती है। तो लिब्रेक्स जो है वो आइदर 2.5 to 5 mg 1 to 2 tablets बाय माउथ बिफोर एवरी मील एंड एट बेड टाइम, ठीक है। हर खाने के बाद, यानी कि सुबह दोपहर शाम जो है वो हर खाने के बाद ये टेबलेट्स ले। फिर हायोसाइमिन प्लस स्कोपेलामीन या एट्रोपिन या फिनोबार्बिटोल 1 to 2 tablets every 6 to 8 hours, ठीक है। इसके अलावा लोप्रामाइड, लोप्रामाइड जो है वो मेनली एंटी डायरियल ड्रग है जो डायरिया के लिए भी हमारे यहाँ डॉक्टर्स देते हैं। इमोडियम कैप्सूल्स के नाम से आती है, 4 mg फॉलोड बाय 2 mg आफ्टर ईच अनफॉर्म्ड बाउल मूवमेंट अप टू मैक्सिमम 60 mg पर डे, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि अगर पेशेंट में डायरिया लाइक सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो उसको आप लोप्रामाइड दे सकते हैं। अगर पेशेंट में स्पैज्म हो रहा है तो उसको हायोसाइमिन दे सकते हैं। अगर एंजाइटी इंड्यूस्ड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो लिब्रेक्स टेबलेट्स हैं। इसके अलावा लो डोज ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, तो एंजाइटी या डिप्रेशन जो है वो ज़्यादा एग्रावेट करता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को, तो उसमें आप उसको ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट भी साथ साथ दे सकते हैं लेकिन एट लो डोज, ठीक है। फिर लुबिप्रोस्टोन, अ क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर इंडिकेटेड फॉर इडियोपैथिक कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन के लिए एंटी कॉन्स्टिपेशन की ये मेडिकेशन है। और अगर पेशेंट में जो है बहुत ज्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तो उसको लेक्सेटिव सॉल्यूशन दे सकते हैं पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। तो बेस पे आपके पेशेंट में कौन कौन से सिम्टम्स हैं उसकी बेस में आप इनमें से डिफरेंट ड्रग्स चूज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस ये ना कि पेशेंट में ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन और उसको आप लोप्रामाइड दे दें, या पेशेंट में ऑलरेडी डायरिया उसको आप पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल दे दें, ठीक है। तो पेशेंट में अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है तो आपने पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल देनी है, अगर उसको डायरिया है तो उसको लोप्रामाइड देनी है, अगर उसमें डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं तो क्या देना है,
एंजाइटी में क्या देना है, ठीक है। फिर सीवियर में आप SSRI देंगे, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जो कि एंटी डिप्रेशन ड्रग्स भी हैं, एंटी एंजाइटी भी हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन को कंट्रोल करती हैं, इंक्लूडिंग डायज़ोफॉर्म, एंड दीज ड्रग्स शुड बी टेकन फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो लॉन्ग ट्रीटमेंट इसका रिकमेंडेड नहीं है। और वो पेशेंट्स जिसमें बहुत सीवियर किस्म की डिजीज है, उसमें आपको इवेंचुअली सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। ये डिफरेंट नाम है सर्जरी के। टॉमी का सिंपली मतलब ये होता है कि उस पार्ट ऑफ द बॉडी को रिमूव कर दिया जाता है, उस सेक्शन ऑफ द बॉडी को या ट्रीट किया जाता है, रिमूव किया जाता है। अब ये लास्ट स्लाइड है जिसमें पेशेंट की काउंसलिंग है कि आपके पास पेशेंट आता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का आपकी फार्मेसी में, या आपका वार्ड में ऐसा पेशेंट है, तो उसको क्या क्या काउंसलिंग की जाए, उसको एजुकेट किया जाए अबाउट द डिजीज, उसको कन्विंस किया जाए डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के लिए। स्मॉलर मील्स के ये जो है इट इज मोर इजी फॉर द इंटेस्टाइन या जीआई ट्रैक टू डाइजेस्ट स्मॉलर मील्स, ठीक है। जो पेशेंट जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है उनके लिए स्मॉलर मील्स रिकमेंडेड होते हैं कि बजाय वो एक ही वक्त में बहुत ज्यादा खा लें, वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लें अपने मील्स को, लेकिन दिन में ज्यादा खाना खाएं, लेकिन वो एक वक्त में कम खाना खाएं, ठीक है, ताकि जो उनका जीआई ट्रैक्ट है वो ज्यादा ओवर बर्डन ना हो। ऐसे फूड को अवॉइड करें जो कि गैस प्रोड्यूस करे या फैटी फूड हो, अल्कोहल कैफीन को कम करें। लैक्टोज इंटॉलरेंट पेशेंट हैं तो उनमें लैक्टोज इंटॉलरेंस की जो डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो देखी जाएं। और लास्टली प्रिपेयर स्ट्रेटजीज टू हैंडल स्ट्रेस, ठीक है। तो दिस इज योर पार्ट, और कल जो है वो वी विल मूव टू दी प्रेजेंटेशन। उसामा और हमाद, आप लोग जो है ना वो, एक तो ये कि ये मीटिंग का जो पासवर्ड है वो थोड़ा अर्ली मेंशन किया करें, ताकि जो है वो, अब ये कौन, ये डॉट्स कौन लगा रहा है?